नमस्कार विद्यार्थियों। रीट एग्ज़ाम जो है वो 23 जुलाई को है। तो अब जून चल रहा है तो आपके पास अब समय है इतना कि आप इसकी तैयारी शुरू कर दो। और इस चैनल पर हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उनकी वीडियो सीरीज, जैसे क्रैश कोर्स, रिवीजन क्लास, एनसीईआरटी सार संग्रह। क्योंकि इस बार लिखा हुआ है आपके सिलेबस में कि जो वर्तमान पाठ्यक्रम में 2021 में जो चल रहा है, पुस्तकें जो चल रही है उनसे पूछा जाएगा। तो वो चल रही है एनसीईआरटी की। तो सामाजिक के लिए कक्षा 6 से 12 तक की किताबों में से सार संग्रह करके 350 जो क्वेश्चन है वो हमने तैयार किए हैं। और उनकी इस प्रकार से आप बुकलेट भी तैयार कर पाएंगे। जैसे ये इस प्रकार से आपको हाईलाइट की हुई, आंसर लगे हुए, साथ में कहीं कहीं व्याख्या भी की हुई। तो इस प्रकार की बुकलेट भी आपके लिए अवेलेबल हम करवा देंगे। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस। आप तैयारी करते जाइए साथ साथ में और मूल्यांकन करते जाइए अपना। तो शुरुआत करते हैं। यूनिट 1, 2, 3 और 4, 5, 6 इनके लिए यानी राजनीति, भूगोल और इतिहास वाला जो पार्ट है वो एनसीईआरटी से तैयार करके 350 क्वेश्चन तैयार किए हैं। इस वीडियो क्लास में हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आप शुरू हो जाइए आंसर देने के लिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपके जो आंसर आपको ढूंढना है ए, ब, से और द। कमेंट कीजिए उत्तर आप कि इसका क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नदियाँ जो है यानी हड़प्पा का जो स्थल है लोथल, तो ये भोगवा जो नदी है उसके किनारे स्थित है। और चारों जो नदियां हैं इनको आपको सुमेलित करना है। कालीबंगा, कालीबंगा आपको पता है सतलज नदी नहीं है बल्कि घग्गर यहाँ पे आ जाएगा। और हाकरा नदी, हाकरा क्षेत्र भी ये हुआ करता था, घग्गर हाकरा। अगर सरस्वती आ जाए, घग्गर नहीं आए तो भी आपको वो सही कर देना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ये बैकग्राउंड का कलर आपको कैसा दिख रहा है? हरा, हरा दिखाई दे रहा ना, तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी हड़प्पा रावी। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे, तो आप यहाँ ट्रिक ले सकते हैं मौसी। जैसे आपके मौसी जी होते हैं ना, तो आप मौसी से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आप पढ़िए इसको। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष हड़प्पा स्थल से मिले हैं। ये एनसीईआरटी की किताबें कक्षा 6 से 12 तक में जहाँ कहीं भी जो टॉपिक दिखे उनको तैयार किया गया है। तो आप इसका आंसर दीजिए कि कहाँ जो है सूती कपड़े के टुकड़े मिले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखो इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है मोहनजोदड़ो के स्थान से, कि आप जैसे मोहन नाम का कोई सोचे कि मोहन नाम का कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, तो वो क्या करता है, सुबह सुबह स्नान करता है, ठीक है, सभी करते हैं तो वो भी करता है। फिर वो योग करता है, उसके बाद में भगवान शिव की पूजा करता है और फिर वो सूती वस्त्र पहनना पसंद करता है। सूती वस्त्र, ड्रेस पहन के, सूती जैसे लीलन वाइट पहन के फिर वो कॉलेज जाता है। और कॉलेज से आने के बाद शाम को मनोरंजन के लिए नृत्य क्लास भी जाता है, डांस भी देखता है। तो ये इस प्रकार के एक उदाहरण हो गए। इससे क्या क्या है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, योगी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, नृत्य करने वाली जो कांस्य की मूर्ति की है वो, भगवान शिव की जो मुद्रा है योग में, एक तो वो और एक वो पुजारी है वो दाढ़ी वाला वो। तो ये दोनों, सूती वस्त्र और कॉलेज के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। तो इसका हो गया आंसर। आपको आंसर कमेंट करना है दोस्तों, ताकि आपका मूल्यांकन कर सको, या फिर आप पेन रजिस्टर पे लिखते जाओ। भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया पहला नगर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इनमें से सीधी सी बात है कि सबसे पहले किसकी खोज हुई? तो हड़प्पा जो है इसकी खोज हुई थी 1921। देखो 21 एक शुभ अंक माना जाता है। आपके पाठ्यक्रम भी कहा गया है कि 2021 में जो था वो कहा गया है। 21 रुपये का हम प्रसाद भी चढ़ाते हैं, ठीक है। तो 1921 में हड़प्पा की खोज किसने कर दी? याद है क्या आपको? अरे हद हो गई, आपको याद नहीं है? तो देखो हद, तो हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने।
कालीबंगा की खोज में आपको ध्यान में रहें, ये जो है 1953 इसमें आता है, और बीबी लाल और बीके थापर, दो नाम तो ये आते हैं, और एक नाम आता है अमलानंद घोष का। तो ए लगा के घोष लिख देता हूँ मैं, अमलानंद घोष। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले घोषणा हुई, तो आप याद रख सकते हैं कि अमलानंद घोष ने सबसे पहले खोज की, फिर उसको आगे बढ़ाया बीबी लाल और बीके थापर ने। और मोहनजोदड़ो जो है 21 के बाद में 1922 में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस मोहन की हमने अभी बात की थी वो 22 साल का है, 2+2, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला नगर खोजा गया हड़प्पा। हड़प्पा के नगरों से संबंधित असत्य विकल्प को चुनें। 4 ऑप्शन है, बड़े बड़े ऑप्शन है, आप इनको पढ़ें और इसका उत्तर दें। पहला ऑप्शन, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सही है क्या? बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे एक ऊपरी टिल्ला और एक नीचे वाला नगर, तो नगर नीचे बसा हुआ था, टिल्ला ऊपर बसा हुआ था, गढ़ था, मतलब एक तरह से गढ़ जो था वो था पश्चिम में, ये मान लीजिए गढ़ है, और इसमें राजा महाराजा सैनिक वो रहते थे, और यहाँ बसा हुआ था नगर, ये था नीचा। ये पश्चिम में होता था, ताकि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इधर से धूप आए तो धूप इनके लग जाए। अगर ये आगे आ गया और ये पीछे हो गया तो इनको तो कभी सूरज दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ये पश्चिम में था गढ़, और जो नगर है वो था पूर्व की ओर। ये हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में कई जगह देखने को मिलता है। सामान्यतः नगर का पश्चिमी भाग छोटा था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, क्योंकि जब गांव बसा हुआ है तो गांव तो बड़ा ही होगा और जो गढ़ है वो छोटा होगा। नगर का पूर्वी हिस्सा निचले इलाके में बना था, लेकिन पश्चिमी हिस्सा ऊंचाई पर बना हुआ था। तो ये बात भी यहाँ सत्य साबित हो रही है। पुरातत्वविदों ने निचले हिस्से को नगर दुर्ग कहा है। अब देखिए प्रश्नों को, संजय पाल सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, बहुत ही गंभीरता से ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। और इन क्वेश्चन की जो PDF है जिसमें कि 350 सवाल है, वो आपको डाउनलोड के लिए यस गुरु एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मिलेगा। वहाँ हमने रीट के लिए बहुत शानदार मैटर सिर्फ 95 रुपये की सहयोग राशि से अवेलेबल करवाया है, जिसमें आपको 21 PDF मिलेगी। संस्कृत के अब तक आए हुए सारे ओल्ड पेपर, सामाजिक के अब तक आए हुए सारे ओल्ड पेपर, संस्कृत के तो टॉपिक वाइज भी बहुत सारे टॉपिक वाइज भी किए हैं, और उसके अलावा जैसे आपको मनोविज्ञान के, उर्दू के भी, और NCERT के, ये फिर NCERT के नोट्स भी यूनिट वाइज 1, 2, 3 और 4 और 5, ये लगभग 4-5 तो अपलोड होगी, 1-2 बाकी है अपलोड होना, और फिर इन PDF से मॉक टेस्ट भी। तो ये सारा मटेरियल आपको यस गुरु एप्लीकेशन में 1 नंबर पर जो कोर्स है फर्स्ट पेज के ऊपर, होम पेज पर, उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि ये जो 50 क्वेश्चन की PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कंप्लीट PDF आपको नोट्स के रूप में चाहिए तो आप एप्लीकेशन पे जाइए। तो पुरातत्वविदों ने निचले हिस्से को नगर दुर्ग कहा है, तो ये जो है ये सही नहीं है। कैसे? क्योंकि निचला जो हिस्सा है तो वो नगर दुर्ग कैसे हुआ? दुर्ग तो ये ऊपर वाला हिस्सा हुआ, तो इसलिए ये सही नहीं है। निचला जो हिस्सा है वो निचला नगर था। समझ में आई होगी बात आपके। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, आराम से आप इनको पढ़िए, विचार कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ के नगरों को 1 घर या 2 मंजिल होते थे। नगरों के घर के 1 या 2, देखिए यानी कहने का मतलब 2 मंजिला मकान भी हुआ करते थे। 1 मंजिल, फिर ऊपर ये अपने होता है ना रूम, माड़िया बोलते हैं उसको अपनी देसी भाषा में। नगरों में स्थित नालों को सफाई की आसानी के लिए खुला रखा जाता था, तो ये गलत है। नालों को खुला नहीं रखा जाता था, बल्कि नालियों को ढका जाता था। बीच बीच में चैम्बर जरूर बने होते थे, उन चैम्बर को खोल कर सफाई कर ली जाती थी।
चेंबर होता है ना, जैसे नाला है, बीच में गड्ढा है, उस गड्ढे पर ढक्कन है, उस ढक्कन को हटाया तो उसका जो कचरा वो निकाला जा सकता है। नाली में पानी की निकासी के लिए हल्की ढलान लेकर बनाया गया था। ढलान तो होती थी, नहीं पानी जाएगा कैसे। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार होता था। एक अलग स्नानागार, हाँ तो ये है ही, स्नानागार जो है वो हो सकता था। आगे हम बात करें, किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से एक साथ 2 फसलें, तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको जानते हैं, कमेंट कीजिए, गलत नहीं होना चाहिए ये आपके। तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, तो एक साथ 2 फसलें उगाने का साक्ष्य। उसके अलावा युगल यानी कपल, युगल समाधि, ठीक है, और उसके अलावा अग्नि वेदिका, ये सब कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। और अग्नि वेदिका, उसके अलावा जैसे वक्राकार ईंट, नक्काशीदार ईंट है, वक्राकार नहीं, नक्काशी युक्त, तो ईंट, तो और 7 स्तर उजड़ी, और उसके अलावा जैसे बीपीएल बस्ती, तो ये सब जो है कालीबंगा है, यहाँ पे उत्तर होगा। नेक्स्ट, कालीबंगा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब कालीबंगा के इनसे आपके लगभग कालीबंगा कवर हो जाएगा इन क्वेश्चन से। तो शुरू कीजिए उत्तर देना, फिर आप कमेंट करके और बता देना कि इसमें मुझे कितना रुकना चाहिए। क्वेश्चन आप सोचते हैं तो तुरंत पढ़ना चाहिए कि तुरंत जो उत्तर देना चाहिए। कालीबंगा के पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यहाँ से भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जॉन मार्शल ने खोजा था। तो जॉन मार्शल ने खोज नहीं की, वो पुरातत्व उस विभाग के डायरेक्टर थे। इसकी खोज जो है अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात की थी, अमलानंद घोष जो है। खोज का अगर नाम आए तो सबसे पहले आपको, अगर तीनों ऑप्शन आ जाए बीबीलाल विखे थापर, तो आपको घोष जो है वो याद रखना है। कौन सा विकल्प असंगत है? मिट्टी के हल का मॉडल, 3 भागों में बंटा नगर, ये चौथा ऑप्शन यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। तो बताइए, देखें आप इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए, मिट्टी के हल बनावली, इसके आप ऐसे ट्रिक याद रख सकते हो कि हल जो है बना हुआ मिलता है ना, हल बनाकर चल दिए। 3 भागों में बंटा नगर, तो ये रोपड़ नहीं है। 3 भागों में जो बंटा हुआ नगर था वो था धोलावीरा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके धोलावीरा। एक चीज़ और याद रखना, धोलावीरा में एक विशाल स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं, और एक मिला है वहाँ पर साइन बोर्ड। साइन बोर्ड का मतलब एक बोर्ड है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे इस टाइप का बोर्ड होता है ना, ऐसे लगा हुआ, तो ऐसा कोई साइन बोर्ड मिला है, और उसके ऊपर जो है वो कुछ मान लो ऐसे आप मान लो कि लिपि है, लिखा हुआ है, तो ये भी यहाँ पर मिला है। दाढ़ी युक्त पुरुष की पाषाण प्रतिमा, जिसको कि मैंने कहा था पहले कि पुजारी के दाढ़ी है, आंखें बंद है, शॉल ओढ़ा हुआ है, धड़ बचा है, बाकी हिस्सा टूट गया है। तो ये कौन सी मूर्ति, इसको पुजारी भी बोलते हैं कि या तो पुजारी है, योगी है, तो ये पूजा पाठ योग मोहन करता है, तो इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य तो कालीबंगा में मिला है। अग्निकुंड का मतलब जहाँ पे हवन किया जाता हो, फेरे वगैरह होते हैं ना, उस टाइप का सा, ये कालीबंगा में भी मिला है और लोथल में भी मिला है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? तो इसके जो अभिलेख थे वो किस पर थे बताइए। तो शिलालेख तो मिले ही नहीं है। शिलालेख तो बाद में अशोक मौर्य के समय जो है मौर्य काल में मिलने शुरू हुए थे। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा नहीं। ताम्रपत्र का कोई मतलब नहीं है, उत्तर हो जाएगा मुहरों पर। और मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी? शेल खड़ी मिट्टी की बनी होती थी, याद रखना। और सबसे ज़्यादा मुहरें जो है वो हड़प्पा में मिली है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित, हालांकि चारों ही हैं, सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा इसमें जलवायु परिवर्तन।
हालांकि चारों ही कारण हैं, मगर ज़्यादातर जो विद्वान है वो जलवायु परिवर्तन को मानते हैं, और अभी वर्तमान में भी जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है, ध्यान रखना इस बात का, कहीं वर्तमान सभ्यता भी जो है ना लुप्त नहीं हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लिपि यानी ये लोग पढ़े लिखे थे, परंतु क्या पढ़ा उन्होंने, क्या पढ़ा क्या लिखा अभी तक हमारे समझ में नहीं आया है। तो इसलिए हम इस सभ्यता को कहते हैं आद्य इतिहास, प्रागैतिक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो मतलब आद्य इतिहास ऐसे लोगों का इतिहास है जो पढ़े लिखे तो थे, मगर उन्होंने क्या पढ़ा और क्या लिखा हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? पढ़ो आप चारों। तो देखो यह है भाव चित्रात्मक, बिल्कुल ये सत्य है। भाव चित्रात्मक का मतलब हो गया कि भाव, जैसे आपको कुछ चित्र ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें ऐसा लगे कि ये मछली है। ठीक है, तो जो कुछ भी हो, जैसे उसके अलावा जैसे आपको टी टाइप के चित्र भी मिलेंगे, आपको कुछ और भी चित्र मिलेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि भाव चित्रात्मक, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यह है बाईं से दाईं ओर। अब बाईं से दाईं ओर तो ये हो गया ना, ये बाईं से दाईं ओर, तो ये जो है ना वो नहीं था, बल्कि क्या था उनके ये था कि ऐसे चलते थे वो, जैसे उर्दू लिखी जाती है, कुछ और भी भाषाएं लिखी जाती है, फिर यहाँ से चल के फिर वापस उधर नहीं गए, वापस ऐसे गए, फिर ऐसे आए। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे गए, फिर ऐसे, मतलब आप ऐसे याद रख लेना, उधर से इधर आए एक लाइन, फिर लाइन दूसरी इधर, फिर इधर। तो इस प्रकार से क्या है, ये ऐसा आकार इसमें आप याद रख सकते हो। सिंधु सरस्वतीवासी मुहर निर्माण कला में पारंगत थे। मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है। तो अपने मेन बात ये यहाँ पे हो गई। ठीक है, और बाकी सारे सत्य हैं, इनको याद रख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता में फायोन्स का संबंध किससे था? फायोन्स, तो बताइए, देखें फायोन्स जो है वो क्या था? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा द। बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण। ये कोई मिश्रण था जिससे वो कोई खिलौने वगैरह कुछ बनाते होंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अब आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, कुछ ऐसे सवाल और पूछे भी जा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे, कौन से थे? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा नागेश्वर और बालाकोट। आगे देखते हैं हम। द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा एस.एन. राय। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? उत्खननकर्ता और ये। तो देखिए हड़प्पा, तो जॉन मार्शल तो कहीं है ही नहीं, अब ये उत्खनन थोड़ी करेंगे, तो डायरेक्टर थे। तो हड़प्पा में दयाराम साहनी का तो नाम आता ही है, उसके अलावा नाम और आता है माधव स्वरूप वत्स का। ठीक है, धोलावीरा में आर.एन. विष्ट है। आप इसे याद रख लो, विष्ट मतलब विशिष्ट, ऐसे ट्रिक से याद रख लो, विशिष्ट। और धोलावीरा में विशिष्ट क्या था? एक तो स्टेडियम मिला और एक वो साइन बोर्ड मिला जो कि स्पेशल था। लोथल तो राव, ठीक है, और नदी है भोगवा, ठीक है ना। तो इसको भी आप है ना, जैसे भोलेनाथ है ना, भोगवा नदी और लोथल, ठीक है, तो भोलेनाथ ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, भोलेनाथ से। और भोलेनाथ राव ऐसे कुछ भी आप, कालीबंगा, बीबी लाल, बीके थापर, घोष, तीनों ही है। तो तीनों में से आपको देखना है कि क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से संबंधित चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? ये आपको कक्षा 12 में ही नाम देखने को मिलता है, चोलिस्तान 12 के एनसीईआरटी में। तो आप इन चारों ऑप्शन में से उत्तर दीजिए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों, पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, यानी अपने जो जैसलमेर के उस साइड जो पाकिस्तान वाला सिंध वाला इलाका है, उसके लिए चोलिस्तान शब्द जो है वो यहाँ काम में लिया गया है सिंधु घाटी के संबंध में। सिंधु घाटी वाले नहीं बोलते थे,
मतलब यहाँ पे उसका अर्थ लिया गया है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? तो यहाँ हो जाएगा खेतड़ी। देखिए लोथल गुजरात में है, गणेश्वर आपको पता है सीकर में, और जोधपुरा जयपुर में है। कालीबंगा से इसका डायरेक्ट संबंध नहीं है, बल्कि खेतड़ी से होगा, क्योंकि खेतड़ी में जहाँ से तांबा वगैरह ले जाते थे गणेश्वर। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पाई स्थल और कच्चा माल, कौन सी चीज़ कहाँ से आती थी? तो आप जो है इस पर विचार कीजिए। तो सुमेलित नहीं है में देखिए दक्षिणी राजस्थान तांबा। तांबा दक्षिणी राजस्थान से नहीं, अभी जिक्र हुआ खेतड़ी से आता था, गणेश्वर से आता था, और गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। तो हड़प्पा कालीन थी ये। तो नागेश्वर से शंख, सोरतुघई से लाजवर्द, ये अफगानिस्तान में है सोरतुघई, और लोथल से कार्निलियन। तो इस प्रकार से आप चारों को ही याद रख लेना, इसको तांबे वाले को चेंज करके। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? मिट्टी के जो बर्तन, जैसे अभी गर्मियों में मटके का पानी पीना चाहिए, तो आज भी मटके जो है हड़प्पाई युगीन के ही आप ये मान लो कि कला वो चल रही है। तो किस प्रकार का जो है रंग का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लाल। ठीक है, तो इनका जो अब आज मिट्टी के बर्तन आते हैं, आज भी आते हैं ना, मटकियाँ वगैरह लाल कलर की आती है, ऊपर काली डिज़ाइन, तो ये सब इन उस समय भी था, लाल काली। वर्तमान भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकाली नगर सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो वैसे ऐसे बड़ा लगता होगा कि भाई हड़प्पा होगा या मोहनजोदड़ो होगा, बड़ा स्नानागार मिला, नहीं। जहाँ स्टेडियम मिला है, स्टेडियम के लिए बड़ी जगह चाहिए ना, तो ट्रिक से आप याद रख लेना, धोलावीरा। ठीक है, चारों आश्रमों का उल्लेख। अब ये देखो हड़प्पा से संबंधित 20 सवाल जो है आपके NCERT में जहाँ कहीं भी कक्षा 6 से लेकर 12 तक थे, वो आपके लिए इसमें दिए गए हैं। एक चीज़ और है, इनकी व्याख्या बड़े बड़े जैसे पूरी डिटेल से व्याख्या की हुई PDF भी अवेलेबल है, जिसमें व्याख्या सहित हो रहा है। एक तो है सीधी, एक में व्याख्या भी है, वो केवल हिस्ट्री के सवालों की व्याख्या है, यानी कि पार्ट जो यूनिट जो 1, 2, 3 है ना, उसकी वो भी आपको जो 21 PDF है उसमें आपको मिल जाएगी। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? ठीक है, तो बताइए। देखें बहुत शानदार सवाल है ये, इम्पोर्टेंट है। तो देखो आश्रम में क्या होता था आपको पता ही है, 25, 50, 55 आ गया, 25, 50, 75 और 100। तो 25 तक पढ़ाई का काम, ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 फिर गृहस्थ। यहाँ पर भी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि संन्यास पहले कि वानप्रस्थ, तो फिर आएगा वानप्रस्थ। ठीक है, और फिर आएगा उसके संन्यास, यानी संन्यास जो है ना वो लास्ट में है। संन्यास का मतलब सब कुछ त्याग दिया, जंगल में चला गया। तो यहाँ पर देखिए आश्रम में जाना पड़ता था ना, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है तो बच्चे को कहते थे जा आश्रम में जा। ठीक है, तो जा बालक जा, तो ऐसे जा बालोपनिषद या जाबाली, जैसे कई बार सीधा नाम आ जाए जाबाली या जाबालोपनिषद। ठीक है, तो जा आश्रम में, ऐसे आप ट्रिक से याद रख लेना। संस्कारों में 16 संस्कार थे ना शामिल, कौन सा संस्कार जन्म के बाद संपन्न होता है? तो 16 संस्कार है, और इसकी भी एक ट्रिक है, आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, फिर ये PDF आपको लिखी हुई मिल जाएगी। गप, सजा, नानी, अचूक, हम जब तैयारी करते थे उस समय ट्रिक बनाई थी, हमारे साथ में राकेश जी खिचड़ थे और प्रेम जी फुलवाड़िया, बैठ के पढ़ा करते तो कई ट्रिक बनाया करते थे कि याद रखने के लिए। कभी कभी विद्या उफन गई वेदों के बर्तन से। अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी ट्रिक, संस्कार भी तो बड़े हैं। बर्तन से विवाह से अंत्येष्टि तक, विवाह से अंत्येष्टि तक। तो इसमें देखो गप यानी गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, ये 3 तो हो गए जन्म से पहले के। उसके बाद में जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद, अचूक,
ठीक है। फिर विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, अपवर्तन, समावर्तन है ये लौट कर आना, फिर विवाह है और लास्ट में अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार थे। तो जन्म के बाद तो गए पैसे तो जातकर्म हो गया ना। और वैसे भी जातकर्म तो वही होता है, उसको वो जन्म घुंटी देते हैं, वो जातकर्म होता है जिसमें कुछ शहद या कोई गुड़ वगैरह सा खिलाया जाता है बच्चे को, पहली बार जन्म लेते ही उसके तालू पे चिपकाया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जो जन्म घुंटी देता है, कुछ उसके संस्कारों का, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव बालक पर पड़ता है। कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए, देखें क्या लग रहा है आपको। तो मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते, बिल्कुल ये सही है, ध्यान रखना, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और ईशान उपनिषद से निष्काम कर्म का सिद्धांत, निष्काम, ईशान, वरित आरण्यक, याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है वो है। और याज्ञवल्क्य फिर उनका भेजा गर्म हो जाता है, कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ नहीं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, ऐसे वैसे। तो ये आप वृद्ध आरण्यक, वृद्ध का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो अब देखो संवाद चल रहा है, सामने महिला है, इधर ऋषि है याज्ञवल्क्य और ये भी विदुषी है, तो इनका संवाद भी है, तो नहीं कि 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बहुत बड़ा संवाद, बड़ी बातें हुई। तो वृद्ध आरण्यक, ऐसे ट्रिक याद रखना। और छांदोग्य उपनिषद जो है ये छांदोग्य में देखो एक ट्रिक मुझे याद आ रही है, जब सेकंड ग्रेड की तैयारी में फिलोसॉफी हम पढ़ा करते थे, तो छत यानी तत्तत्वम असि, तो यानी तुम ही जो है ना वो ब्रह्म हो, तो ये उस वैसी बात है। तो यहाँ पर आया चतुर्वर्ण यानी जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसका उल्लेख यहाँ आया, ये गलत है, इसमें नहीं आया है। बल्कि किस में आया था, ऋग्वेद है, उसका जो 10वां मंडल है, और 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें इसका उल्लेख हुआ है पहली बार, जो कि 4 जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर, उसकी भुजाओं, उसकी जंघों, उसके पाँव से हुई है। तो पहली बार इसमें उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, न कि किसी उपनिषद में। वैदिक संस्कृति से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये है नदियाँ वैदिक काल की, और ये है उनके पुराने नाम, ये वर्तमान नाम है, और ये है उनके ओल्ड पुराने नाम। तो मिलान करो आप और बताओ। तो यहाँ पे देखो सतलुज का सतुद्री था, रावी का पुष्पनी था, चिनाब का अस्किनी था, और झेलम का नाम था वितस्ता। झेलम का नाम क्या था, वितस्ता। और बिपाशा का नाम जो है झेलम का वितस्ता, और बिपाशा जो है वो उसका था अभी व्यास नदी, रावी व्यास जो है ना ये व्यास, ठीक है। तो ये इसके पुराने और नए नाम है, याद रखना। वेदे है माधव की कथा एवं उत्तर वैदिक काल में आर्यों का गंगा यमुना दोआब अर्थात पूर्व की ओर पहुँचने को ले कहाँ मिलता है। तो एक तो वेदे है माधव की कथा भी मिलती है, और उत्तर वैदिक काल में यानी आर्य जो है वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल में थोड़े और आगे बढ़ गए तो गंगा यमुना के दोआब तक आ गए, तो कहाँ मिलता है उल्लेख, किस में मिलेगा। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ये ऋग्वेद जो है ना उसका ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद नहीं, यजुर्वेद का। यजुर्वेद जो है यज्ञ के 100 प्रकार, सतपथ, ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन। गंगा पवित्र नदी है, तो आपको क्या लग रहा है, तो क्या उत्तर होगा। हो सकता है आप ये सोचो कि 250 बार तो हुआ ही होगा कम से कम, नहीं। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक ही बार हुआ है। ऋग्वेदिक युद्धों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऋग्वेदिक काल में जो युद्ध हुए उसमें बताइए, देखें आप। यानी एक तरह से युद्ध के ये कारण है। तो इसमें देखो ये तो सत्य है ही,
मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए, और मवेशी में गाय, गवेषणा है ना, गवेषणा भी कहा गया है ऐसा कि गायों की खोज के लिए। और इस काल में युद्धों के लिए स्थायी सेना का अभाव था, बिल्कुल कोई परमानेंट सेना वैसे थोड़ी होती थी, बस जो थे वही सभी को ले लिया। लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, बिल्कुल ज़मीन के लिए तो देखो है ही। युद्ध में जीते गए धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये सही नहीं है। सरदार और पुरोहितों में नहीं, बल्कि आम लोगों में जो है इसको बांट दिया जाता था, आम जनता जो है उसमें बांट देते थे। यानी यहाँ पे आप साथ में आम लोग भी कह सकते हो, ठीक है। और अभी आम आने शुरू होने वाले हैं, गर्मी आ गई है ना, आ गए हैं वैसे तो, पर वो नहीं आए हैं अभी, मीठे वाले। ऋग्वेद के बारे में क्या कह सकते हैं बताइए, देखें ऋग्वेद। तो आंसर इसका हो जाएगा, ऋग्वेद को पढ़ा जाता था, तो पढ़ा नहीं जाता था। देखो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत थी, उच्चारण होता था, श्रवण होता था, मगर इसको पढ़ा नहीं जाता था, केवल उच्चारण होता था और इसका श्रवण होता था, ठीक है। ये दोनों ही बातें इसमें हैं। यानी वेदों को श्रुति कहा गया है ना, आपको ध्यान में है, तो श्रुति का मतलब सुन सुन कर, यानी वो जैसे ऋषि ने सुनाया स्टूडेंट्स शिष्यों को, और शिष्यों ने उसको मौखिक याद कर लिया। मेमोरी भी उस समय ज़्यादा होती थी लोगों की, योग ध्यान करते थे। आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? तो विरोधियों को कहते थे दस्यु, और आजकल दस्यु कहते हैं डाकुओं को। कौन सा सुमेलित, आजकल का मतलब दस्यु वो संस्कृत भाषा का शब्द हो गया, इसी में काम में लेते हैं, सुमेलित नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसका चौथा ऑप्शन डिलीट हो गया लगता है, मुझे लगता है। तो इसमें 3 ही ऑप्शन थे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे विष जो है, विष शासन से संबंधित नहीं है। क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, ब्राह्मण का काम था यज्ञ करना, और विष जो है इसका कार्य जो था वो था कृषि करना, मतलब कृषक। और फिर ये विष से ही बना शब्द वैश्य, जो किसान और फिर व्यापारी कहलाए। सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और गायत्री मंत्र के रचिता का नाम भी आप कमेंट करें। तो गायत्री मंत्र विश्व का सबसे प्रभावशाली मंत्र है। इसका जो ध्वनि है, उसका जो वाइब्रेशन का ऋग्वेद में है, और इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। कौन सा सुमेलित नहीं है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपयुक्त सभी। तो ये क्या है इसमें? यजुर्वेद का, अच्छा इसको वो उसका जो यज्ञ करने वाला था ना, अथर्ववेद का ब्रह्मा, सामवेद का उद्गाता, तो कौन सा इसमें सुमेलित है? तो इसमें जो है आपके उपयुक्त सभी सुमेलित है, तीनों को आप याद कर लेना। पंच महायज्ञों में कौन सा शामिल नहीं है? 5 जो महायज्ञ है उसमें 3 ऋण और 5 महायज्ञ, तो ये नहीं होगा देव और भूत, ठीक है। यहाँ भूत का कोई डरने वाली बात नहीं है। भूत का मतलब जो बीत गया, यानी जो बीत चुके हैं उनको भी याद रखना, ठीक है। तो ब्रह्म यज्ञ हो गया, पितृयज्ञ हो गया, मनुष्य यज्ञ हो गया, या इसको नर यज्ञ भी कहते हैं, देव यज्ञ और भूत यज्ञ। ऋग्वेद में वर्णित राजा सुदास, जिसने 10 राजाओं को हराया, किस जन से संबंधित था? जो 10 राज्य युद्ध उसको बोलते हैं, 10 राज्य युद्ध। और ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, आप कमेंट करना। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा त्रित्सु। ये त्रित्सु जो था जन मतलब एक तरह से वो वहाँ का कबीला। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। यह जानकारी कहाँ पर उल्लेखित है? सभा और समिति राजा पर नियंत्रण के लिए हुआ करती थी। प्रजापति की पुत्रियां इसको कहा गया है, तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। देखो सभा, समिति और एक विदथ, ये 3 जो है समितियों का उल्लेख मिलता है जो राजा के ऊपर नियंत्रण करती थी। सभा
नाम से पता चल रहा है कि इसमें 2 अक्षर है, तो इसमें लोग कम थे, वीआईपी लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, वो थे। समिति में ज़्यादा लोग शामिल थे, जैसे आज ग्राम सभा हुआ करती है जिसमें सारे लोग होते हैं, तो समिति में संख्या बड़ी थी, नाम ज़्यादा बड़ा है, 3 अक्षर है। तो इसे याद रखना। विद्युत भी एक संस्था थी जो वैदिक काल में थी, फिर वो लुप्त हो गई उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियाँ, यानी जो राजा है, जो प्रजापति जो देवता है, उसकी पुत्रियाँ कहा गया है अथर्ववेद में। महावीर स्वामी से संबंधित असंगत विकल्प जो है वो कौन सा है? तो जन्म कहाँ हुआ, निर्माण कहाँ हुआ, अर्थ क्या है बताइए, कमेंट कीजिए उत्तर। तो देखो, जन्म जो है सारनाथ, ये यहाँ पे सही नहीं है। एम के याद रखना, जैसे मेरा नाम है मुकेश कुमार, तो एम से, हालांकि मैं तुलना नहीं कर, ट्रिक, जैसे मैं ऐसे याद रखता हूँ, मैंने ऐसे ट्रिक बना रखी है इनकी। तो महावीर स्वामी के मतलब कुंडग्राम, और निर्वाण पावापुरी में, ये सही है। और उनका जो निर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का, वो हुआ था उनका, कमेंट करके बताओ आप, ठीक है। ए और ब दोनों जो है यहाँ पे विकल्प असंगत है, तो नहीं, ये दोनों नहीं, केवल ये ही असंगत है, ठीक है। और एक वो ट्रिक है बुद्ध की, BL, कईयों का नाम होता है ना बनवारी लाल, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि महात्मा बुद्ध, तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। जिन ये कहलाते ही है विजेता कहलाए। जैन धर्म से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें 3 जो है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, उनसे संबंधित है, तो आप बताइए, देखें। तो ये यहाँ पे है, देखो, मल्लिनाथ। तो पहले तीर्थंकर जो है वो मल्लिनाथ नहीं थे, बल्कि ऋषभदेव या आदिनाथ उनको कहा जाता है, वो थे। बाकी ये सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र तीनों सही है, तीनों की व्याख्या है ये। कई बार आ जाता है कि त्रिदर्शन, त्रिरत्न किस में है? तो जैन धर्म में है। पंच महाव्रत, अणुव्रत किस में? जैन धर्म में है। 4 और 8, जैसे जो 4 दुख का कारण वो, और 8 यानी कि जो अष्टांगिक मार्ग, वो बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध उन्होंने बताए थे, बौद्ध धर्म में है। महावीर स्वामी ने तपस्या का सबसे सरल साधन किसे बताया? बताइए, देखें आप। तो इन्होंने उपवास को बताया, फास्ट, व्रत जो है ना वो करके। सरल तो यही है। जैन धर्म और दर्शन से असंगत क्या है? तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक नहीं है ये नहीं कहता कि संसार में जाके घुसो, ये कहता है कि संसार को छोड़ो। तो निवृत्ति मूलक है ये, ठीक है। पुनर्जन्म है, कर्मवाद है। कर्मवाद का मतलब कर्म का फल मिलकर रहेगा। जैन दर्शन में सहिष्णुता और समन्वय का भाव कहाँ दृष्टिगोचर होता है? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा सप्त भंगिनय में, सहिष्णुता और समन्वय। सप्त मतलब ये, इसको सयादवाद भी, चलो सप्त भंगिनय, सयादवाद भी इसको इसमें बोला करते हैं, अनेकांतवाद, ये सारे इसी के नाम है। तो यहाँ उपयुक्त सभी होना चाहिए वैसे, मगर ये इसी का सार है, तो सप्त भंगिनय भी आप कह सकते हैं। इसमें शायद आस्ति चाहे नास्ति, इस प्रकार का, इन शायद है शायद नहीं है, इस प्रकार की बातें इसमें कही गई, 7 बातें। तो जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी सत्य है, किसी ने कहा कि ईश्वर है, तो शायद है, कि ईश्वर नहीं है, शायद नहीं है, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है 7 बातें, काफ़ी गुड दार्शनिक चीज़ें हैं। महात्मा बुद्ध की मुलाकात किससे नहीं हुई थी? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ साफ साफ आपको पता लग गया होगा इसका उत्तर। चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं हुई थी, क्योंकि तो बहुत बाद में हुए थे। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान, अब यहाँ देखिए कुशीनगर, 3 जगह आपको दिया गया है, तो यहाँ आपको कुशीनगर का स्थान पहचानना है। तो उत्तर हो जाएगा कुशीनगर, बिहार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
महात्मा बुद्ध से संबंधित असंगत कौन सा है? तो आत्मा की अमरता। ये कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, व्यक्ति क्या कोई भी जीव, तो मृत्यु के साथ ही उसकी आत्मा भी खत्म, चेतना है वो भी समाप्त। तो आत्मा की अमरता में नहीं रखते, बाकी ये रखते हैं। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किस आर्य सत्य में है? तो 4 आर्य सत्य है। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा, यानी उसको रोकने का जो तरीका है। तो इस हिसाब से तरीका क्या है? 4 तरीका है, 8 रास्ते अष्टांगिक मार्ग। तो उत्तर हो जाएगा इसमें चौथे में। यानी जो चौथा आर्य सत्य है वो ये कहता है कि दुख को रोका जा सकता है, मगर कैसे? कि 8 आपको उपाय अपनाने होंगे। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में आप जैसे यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि सम्यक स्मृति, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, इस प्रकार से जो है वो आप कर सकते हैं। आगे लेते हैं, अष्टांगिक मार्ग से असंगत है। तो ये अभी थोड़ी सी मैंने इसकी चर्चा कर दी है। अब आप इसको उत्तर बताइए। देखें अष्टांगिक मार्ग में क्या 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 नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीव, तो सम्यक दर्शन इसमें शब्द नहीं आएगा। महाजनपद और राजधानी, अब ये तो अभी जीट में इस टाइप का पूछा भी गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कौन सा आपको सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पर ये आगे उत्तर भी साथ में रह गया, डिलीट नहीं हुआ। अवंती, ठीक है। गंधार की तक्षशिला, मल की कुशीनगर, वजी की वैशाली। बुद्ध के काल में 4 सबसे अधिक शक्तिशाली राजतंत्र में कौन सा शामिल नहीं था? बुद्ध के समय की बात है। तो बुद्ध के समय गांधार कोई एक शक्तिशाली नहीं था, बाकी ये शक्तिशाली थे। कौन सा महाजनपद कश्मीर के उत्तरी भाग, पामीर और बदख्शां में? तो इसमें देखो जो सबसे दक्षिण में है अवंती और असमक, ये शायद गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण में है, और ये उत्तर में है कंबोज, पामीर वहाँ पर है। हस्तिनापुर किस महाजनपद का प्रसिद्ध नगर था? जो महाभारत में इसका नाम आता है तो हो जाएगा कुरु। वर्तमान में दिल्ली जो है उसके आसपास दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र जब वो आ जाएगा। किस या किन महाजनपद में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम सांसें ली? तो आपको लग रहा होगा कि ये 2 दिए हैं, तो ये नहीं, मल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों हमने ये 50 क्वेश्चन देखे। इस 50 क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कंप्लीट PDF आपको केवल यही नहीं, उसके अलावा NCERT के नोट्स जो रीट प्री और रीट मेन के लिए काम आएंगे, सामाजिक 2011 से लेके 21 तक पूछे गए सारे सवाल, संस्कृत के, हिंदी के, L1 के, विज्ञान के, सभी टोटल 21 PDF, उर्दू के, वो सारे के सारे जो सवाल है वो आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर जो चिराग रीट नाम से कोर्स है उसमें आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना।